चुड़ैल का दुख। रचना और बबीता सो रहे थे। अचानक रचना को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर वो रसोई की तरफ चली जाती है और देखती है। कौन है यहाँ? अच्छा, लगता है मुझे ऐसे ही आवाज आ रही थी। वैसे ही एक चुड़ैल उसका जोर से गला पकड़कर हवा में उठा देती है और कहती है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी, कोई नहीं बचा सकता तुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो माँ। ऐसा कहते हुए वो जोर से चिल्लाते हुए उठ जाती है। तभी बबीता उठकर कहती है, बेटा रचना, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चीख रही है? माँ वो चुड़ैल मार डालेगी। माँ वो मार डालेगी, छोड़ेगी नहीं। क्या हुआ? कौन चुड़ैल? नहीं, यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। चुपचाप सो जा। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब रचना नहाने जाती है तो टब में खून जैसा लाल रंग का पानी भरा था, जिसे देखकर रचना फिर चिल्लाती है और डर कर कमरे में बैठ जाती है। वहीं जब बबीता खाना बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। पूजा करती है तो उसके पल्लू में आग लग जाती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे राम, मर गई मैं। अरे कोई बुझाओ आग को, वरना मैं जल जाऊंगी। रचना बेटा जल्दी आ, कहीं आग मुझे राख न बना दे। भागती हुई रचना पानी लाकर पल्लू पर डाल देती है, जिससे आग बुझ जाती है और वो कहती है, माँ अब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं दूसरी बार भी जल जाती। माँ मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। कभी मुझे चुड़ैल की सपने आते हैं तो कभी टब में मुझे खून दिखता है। पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है। हाँ, कुछ तो गलत हो रहा है। दोनों खाना खा रहे थे कि अचानक से चुड़ैल आती है और कहती है, मुझे मारकर बहुत सुकून से खाना खा रही हो ना? आओ, तुम दोनों को आज मैं ही खाना खिला देती हूँ। माँ चुड़ैल, मैंने कहा था ना ये हमें मार डालेगी। देखो आ गई। चुड़ैल भागो यहाँ से। जैसे ही दोनों कुर्सी से उठती हैं, चुड़ैल अपने जादू से दोनों को कुर्सी से बांध देती है। फिर जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है। खाओ, ठोसो, चैन की जिंदगी चाहिए थी ना, अमीरों वाली। देखो अब तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन को कैसे मैं नर्क बना देती हूँ। छोड़ दो, हमें जाने दो। पायल बहू, हमें माफ कर दे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, हमें छोड़ दे। ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। अपने पति का बदला भी तो मुझे तुम दोनों से लेना है, इसीलिए अब तुम्हारी माफी मेरे किसी काम की नहीं है। गुस्से में चुड़ैल घर की सारी चीजों की तोड़ फोड़ करने लगती है, मानो जैसे घर में एक बवंडर के साथ घर की हर चीज को उड़ाने लगती है। ये सब देखकर गांव के लोग इसे देखते हैं तो कुछ घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तूफान कैसा? तुम ये क्या कर रही हो? वो दोनों मर जाएंगे, छोड़ दो उन्हें। छोड़ दो? ऐसे कैसे छोड़ दो? आप जानते भी हैं इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। भला ऐसा क्या किया था इन्होंने तुम्हारे साथ? ये पूछिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने मेरे साथ। मैं इनके बेटे कपिल की पत्नी पायल हूँ। 1 साल पहले मैं उनके साथ शादी करके इस घर में आई। माँ जी और उनकी बेटी रचना को मैं अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझसे शादी करने पर आपत्ति जताई। अरे ये क्या कपिल बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझसे बिना पूछे तो शादी करके किसी भी लड़की को ले आएगा क्या? हाँ भाई, मेरे सारे अरमान ही तोड़ दिए और आप ये कैसी गवार सी लड़की घर में लेके आए हैं। मुझे नहीं लगता ये 5वीं भी पास होगी। बहुत हो गया रचना, देखो ऐसे मत बोलो। वो जैसी भी है बहुत अच्छी है, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है, सबका बहुत ख्याल रखेगी। क्यों, है ना पायल? हाँ कपिल जी, मैं सबका बहुत ख्याल रखूंगी। पर कपिल ये तूने ठीक। माँ जाने दो, कोई बात नहीं, अब तो शादी हो गई है। देखना हम चारों कितना खुश रहेंगे। ना चाहते हुए भी बबीता उसकी आरती उतारकर घर में ले आती है। दोनों पायल के हाथ का बना जायकेदार नाश्ता खा रही थी। तभी बबीता कहती है, रचना ये सब क्या कहा तूने? मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? माँ जो हो गया होने दो। कौन सा कपिल भाई आपका असली बेटा है? ये किसी से भी शादी करे, हमें क्या? आपको और मुझे तो उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है ना?
पहले हम सिर्फ उसे ही हटाना चाहते थे, लेकिन अब इस लड़की को भी किसी तरीके से हटा देंगे। डोंट वरी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस पैसा प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ माँ। अरे भाभी, जरा और पकौड़े लाओ ना, एकदम करारे करके, हरी चटनी के साथ। ये लीजिए माँ जी। दीदी, दोनों खाइए, बताइए ना कैसा बना है। बहुत बढ़िया बहू, बहुत अच्छा। मेरी ना कमर दर्द कर रही है, तो तू जरा कमर दबा दे। और भाभी, मेरी अलमारी के सारे कपड़े खराब हो गए हैं, तो आप वो भी कर दो। कोई नहीं दीदी, मैं कर दूंगी। और माँ जी, मैं आपकी कमर भी दबा दूंगी। ये बोलकर पायल पहले अपनी सास को बाम लगाकर कमर दबाती है, फिर रचना की अलमारी ठीक करती है। वक्त बीतता है, अब घर का सारा काम पायल ही करती थी। दोनों का बर्ताव चेंज होने लगा था। कभी कभी तो कपड़े सही से न धोने पर रचना पायल को चांटा तक मार दिया करती थी, तो कभी गर्म पानी न देने पर बबीता उसका हाथ जला दिया करती थी। एक दिन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही थी। माँ, अच्छी अच्छी बनने का नाटक कब तक करना पड़ेगा? कब जायदाद हम दोनों के नाम होगी? बस बेटा, अब और इंतजार नहीं करना। आज ही अपने सौतेले बेटे का एक्सीडेंट करा देती हूँ मैं, फिर वो घर भी कब्जे में, इसकी बीवी भी तो हमारे कब्जे में हो जाएगी। उसके बाद उसे घर से निकाल देंगे। पायल दोनों की बात छुपकर सुन लेती है और अपने पति को बचाने उसके ऑफिस जाती है। कपिल जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपकी मम्मी और बहन आपको मारना चाहती हैं। मुझे आपने कभी बताया क्यों नहीं कि ये सौतेली है? पायल भागते भागते जाती है। इतने में उसके पास कपिल की खबर आती है, जहां वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और डॉक्टर बताते हैं मिस्टर कपिल की हालत बहुत गंभीर है और ये पैरालाइज हो गए हैं। ना ये बोल सकते हैं और ना चल सकते हैं, ये बस आपको सुन सकते हैं। कपिल, अगर मैं वक्त रहते पहुंचती तो ऐसा ना होता। अरे बहू, देख क्या हो गया मेरे बेटे को। नाटक करना बंद कीजिए आप। आपकी असलियत से मैं वाकिफ हूँ। अच्छा, तो सब जानती है। पुलिस के हवाले कर दूंगी आपको। सोचना भी मत, अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारे पति का खर्चा, दवाई कैसे चलेगा? 2 मिनट में तुम्हें घर से बेघर कर देंगे। ये बात सुनकर पायल कुछ कह नहीं पाती और इसी दबाव में वो घर के सारे काम नौकरों की तरह करती है। दोनों की मार खाती है। बबीता और रचना दोनों पति पत्नी की हालत लाचार कर देते हैं और कई दिन तक तो खाना भी नहीं देती थी। इसी बीच बबीता कपिल के अंगूठे का छाप प्रॉपर्टी पेपर्स पर ले लेती है और तकिए से मुंह दबाकर मार डालती है। अपने पति की मौत को देखकर वो बहुत रोती है और कहती है, मार डाला, मेरे पति को मार डाला। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। अब देखती हूँ मैं तुम लोगों को पुलिस से कौन बचाता है। ना 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 ना, अब हम देखेंगे तुझे हमसे कौन बचाता है। ये बोलकर दोनों उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर इन दोनों से बदला लेने आती है। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, मैं इन दोनों की जान लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल का दुख सुनकर सभी गांव वाले बहुत रोने लगते हैं। सच में इन दोनों ने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, इनकी यही सजा होनी चाहिए। मत मारो बहू, हमें मत मारो। चुड़ैल उनकी एक भी नहीं सुनती और एक झटके में दोनों को बेरहमी से मार डालती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है और हमेशा के लिए वो चली जाती है। चुड़ैल की बेटी। चल रे गुड़िया, चांद को छूने पंख लगा के, ओ पंख लगा के, चल रे गुड़िया। रात के सन्नाटे में एक भयानक चुड़ैल, जिसके लाल आंखें, बिगड़ी सूरत, जिस पर अनेकों घाव थे, नन्ही लड़की को अपने गोदी में सुला रही थी। तभी अचानक वो हड़बड़ाते हुए कहती है, 12 बज गए, मेरे जाने की घड़ी आ गई है। चुड़ैल उस बच्ची को बिछोने पर सुलाकर जाने लगती है। तभी चिंकी उठकर कहती है, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मत जाओ ना, मेरा यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं। चिंकी, मुझे जाना ही होगा, मैं कल फिर लौटूंगी। चुड़ैल चिंकी से आंचल छुड़ाकर हवा में उड़ जाती है। तभी गांव में रहने वाला महेंद्र साइकिल पर सवार होकर गांव की सीमा में घुसते हुए कहता है,
चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो गुनगुनाते हुए जैसे ही ऊपर ताकता है, महेंद्र की नजरें आसमान के बीचों बीच उड़ रही चुड़ैल पर जा पड़ती है और डर कर साइकिल उसके हाथों से छूट जाती है और वो बोल पड़ता है, अरे दादा, ये तो नरभक्षी चुड़ैल है, पर ये अपना लोग छोड़कर हमारे गांव में क्या कर रही है। महेंद्र थरथराते हाथों से अपनी साइकिल उठाकर फुर्ती से भागने लगता है कि चुड़ैल उसे आगे से घेर कर कहती है, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो। अब कैसे बचूं इस चुड़ैल से, कहाँ जाऊं? तुझे क्या लगा वो तुम दबाकर भाग जाएगा? उन्हें मुझे देख लिया है, इसीलिए तुझे मरना पड़ेगा। फिर चुड़ैल उसको अपनी आंखों की आग से उसे जला देती है और वापस चिंकी के पास आकर कहती है, तुम अब तक जाग रही हो चिंकी? चिंकी कहती है, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगी। चुड़ैल रात भर चिंकी के साथ खेलती और सवेरा होने पर गायब हो जाती। बदकिस्मती से जो भी चुड़ैल को देख लिया करता वो उसे मार देती थी। एक रात चिंकी चुड़ैल से कहती है, मुझे मेले वाला झूला झूलने का बड़ा मन कर रहा है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को अभी पूरा किए देती हूँ। चुड़ैल चिंकी को पीठ पर सवार करके उसे आसमान की खूब सैर कराती है और पूछती है, तो बताओ चिंकी, कैसा लगा तुम्हें ये झूला? बहुत अच्छा, इतना मजा तो मुझे दशहरे के मेले में भी झूला झूलकर नहीं आया जितना कि रात के इस खुले आसमान में आ रहा है। दोनों हंसी के ठहाके लगाने लगती हैं कि आधी रात में उठी सावरी खिड़की से बाहर झांक कर कहती है, आहा, खिड़की से आ रही ठंडी हवा कितना सुकून दे रही है। अरे ये कौन सा विशाल पक्षी पंख फैलाकर घूम रहा है। सावरी आंखें मीचकर बाहर देखकर लड़खड़ाती जुबान से कहती है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है और उसकी पीठ पर ये चिंकी सवार है, यानी कि यही चुड़ैल गांव में मौत की होली खेल रही है। सावरी डरकर खिड़की बंद कर देती है और सवेरा होते ही सरपंच के पास आकर कहती है, नमस्ते सरपंच जी। कहो सावरी, क्या खबर लाई हो? माई बाप, मुझे उस कातिल का पता चल गया है जो बेरहमी से गांव के लोगों का खून बहा रहा है। कौन है वो नमक हराम? हम उसकी हलक से जान निकाल देंगे। वो एक भयानक चुड़ैल है और उसके साथ निर्मला की बेटी चिंकी भी शामिल है। सभी को जाकर खबर दे दो कि आज शाम पंचों की सभा है। सांझ में सभी लोग सभा में उपस्थित होते हैं और निर्मला कहती है, क्या बात है सरपंच जी, आपने हम सभी को यहाँ अचानक से इकट्ठा क्यों किया है? भोली बनने की कोशिश मत करो निर्मला, तुम्हारी बित्ती भर की दिखने वाली बेटी गांव वालों की कातिल है। सरपंच जी, यही उस चुड़ैल को अपने इशारों पर नचा रही है। पक्का ये कोई काला जादू या तंत्र मंत्र जानती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस चुड़ैल का सच इनके सामने नहीं आने दे सकती। ये बित्ती भर की ततैया इतनी आसानी से नहीं खोलेगी अपना मुंह, बांधो इसको। सरपंच के इशारे पर गांव वाले मिलकर चिंकी पर बहुत अत्याचार करते हैं और उसे पेड़ से बांधकर उसे बहुत सताते हैं कि अचानक तूफान का बवंडर गांव को चारों तरफ से ढक देता है और सुनहरी शाम की बेला काली रात में बदल जाती है और देखते ही देखते निर्मला एक भयानक चुड़ैल में बदल कर कहती है, माँ, आप अपने असली रूप में क्यों आई? गांव वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ूंगी तो इन्हें अब मैं नहीं। तुम लोगों ने मेरी बेटी को सताया, अब देखो कि ये चुड़ैल माँ क्या करती है। निर्मला, चुड़ैल में कैसे बदल गई? तुम तो जिंदा हो ना? मुझे मरे हुए तो 1 महीना गुजर चुका है। निर्मला की दुधमुही बेटी मात्र 6 महीने की थी जब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और तमाम जिम्मेदारियां विधवा निर्मला के कंधों पर आ गई। सरकार की तरफ से उसको विधवा पेंशन मिली, जिसे जोड़ बटोर कर उसने एक गाय खरीद ली और दूध बेचकर जीवन यापन करने लगी। पर यह बात उसके घर के बगल में रहने वाले देवर देवरानी को रास नहीं आई और वो जलकर कहने लगे, देख रहे हो कैसे तरक्की कर रही है ये। तरक्की की नजर लगते देर नहीं लगती भाग्यवान। चलो इसको भी भैया श्री के पास पहुंचा देते हैं। एक रोज
जब निर्मला दूध देने सरपंच के घर जा रही थी तभी दोनों उसके सिर पर पीछे से गंभीर वार करके उसे गांव से दूर एक पहाड़ पर लाकर कहते हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वक्त जाया मत करो जी, इसे भी जल्दी से वहीं पहुंचा दीजिए जहां इसके भोले भाले पति को पहुंचाया था। क्या इसका मतलब मेरे पति की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि तुम्हारी सोची समझी साजिश थी? हाँ, मैं भिखारी होता जा रहा था और भैया राजा ये मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उनको पार घाट लगा दिया और आज तुम्हारी बारी है। दोनों बेरहमी से उसको पहाड़ी की चोटी से नीचे धक्का दे देते हैं और वो मरकर एक चुड़ैल बनकर उसी रात वापस लौटती है कि अचानक खूंटे से बंधी गाय उसे चुड़ैल को देखकर तेज तेज गुहार लगाकर कहती है, चुप हो जा लाली, पता नहीं माँ कहाँ चली गई है। इतनी रात हो गई, माँ तुम कहाँ हो? चिंकी मेरी बच्ची, देख मैं यहाँ तेरी आंखों के सामने खड़ी हूँ। चुड़ैल चिंकी को छूने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है और चुड़ैल आंसू बहाते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर कहती है, माँ तू तो जगत जननी है, इस बेबस माँ को शक्ति दे कि मैं अपने कातिलों से अपनी बेटी को बचा सकूं और अपना प्रतिशोध ले सकूं। अचानक तूफान तेज उठता है जिसके साथ आसमान से एक रोशनी उतरकर चुड़ैल के शरीर में समा जाती है और चुड़ैल चिंकी के पास आकर कहती है, चिंकी मेरी बच्ची। चुड़ैल दूर हटो मुझसे, कौन हो तुम? चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और चिंकी कहती है, माँ तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं मर चुकी हूँ चिंकी, तेरे सालिम चाचा चाची ने मुझे मार डाला। चुड़ैल उड़ती हुई कमला और राकेश के घर आकर हड़कंप मचाते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे हलक से प्राण निकाल दूंगी। तुमने क्या सोचा था मुझसे बच जाओगे? कमला बचाओ वरना ये चुड़ैल तो मुझे मार देगी। मेरी तो खुद ही कपकपी छूट रही है। चुड़ैल उन्हें मारकर अपना बदला हासिल कर लेती है और अपनी बेटी के साथ दिन के समय इंसान और रात में चुड़ैल बनकर रहने लगती है। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, फिर तुम इस गांव से आखिर क्यों जुड़ी हो? ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हें जाना होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी पर मेरी भोली बेटी की देखभाल तुम्हें करनी होगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि चिंकी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और मिलकर इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अलविदा कुड़िया, तुम्हारी माँ की जाने का वक्त आ गया है। इस तरह चुड़ैल अपनी अनाथ बेटी का भार गांव पर छोड़कर मुक्त हो जाती है और जब कभी चिंकी को माँ की कमी महसूस होती तो चुड़ैल उसे दिखाई दिया करती। रूम नंबर 13। रात के 9 बज रहे थे। चारों दोस्त पीठ पर बैग टांगे सुनसान सड़क पर चल रहे थे क्योंकि मनाली की बर्फ से आगे का रास्ता जाम हो गया था, जिस वजह से वो आगे कुछ दिनों के लिए कहीं जा नहीं सकते थे। इसलिए वापस उसी ग्रैंड होटल में चले जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं, एक्सक्यूज मी, अभी हमने रूम नंबर 201, 203 चेकआउट किया था, क्या वही रूम्स हमें फिर से मिल सकते हैं? ओह सॉरी सर, बट वो रूम फिल हो चुके हैं। अब तो यहाँ कोई रूम नहीं है। आपके रूम में कोई और रह रहा है क्या? 3 घंटे में आपका रूम फिल हो गया? मैम टूरिस्ट प्लेस है ना, तो रूम जल्दी ही बुक हो जाते हैं। साहिल उसके दोस्त रिसेप्शनिस्ट से बात कर ही रहे थे कि वहाँ मैनेजर आ जाता है और कहता है, एनी इशू सर, प्लीज टेल मी, आई विल सॉल्व दिस। जी हमने 3 घंटे पहले आकर रूम छोड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल ही नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ वक्त के लिए और स्टे करना है। ओह सॉरी सर, और रूम तो बुक हो चुके हैं, एक ही रूम है। अगर आप चाहो तो चारों उस एक ही रूम में एडजस्ट कर लीजिए रात के लिए, आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। यार एक ही रूम में रहना पड़ेगा, बता क्या करें? ओके कोई बात नहीं, रात क्या 1-2 दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, रह लेंगे जैसे तैसे। चारों दोस्त एक ही रूम में रहने के लिए मान जाते हैं और मैनेजर उनसे ज्यादा पैसे लेकर उन्हें रूम नंबर 13 दे देता है और कहता है, आपकी की है रूम नंबर 13 की और स्टाफ बॉय सबका सामान रूम तक पहुंचा दीजिए। आपने बोला रूम नंबर 13, मैंने सुना है होटल के रूम नंबर 13 अक्सर नहीं होते हैं, फिर आपके होटल में कैसे है? मैडम हम इस तरह की बातें नहीं मानते हैं कि रूम नंबर 13 अशुभ है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैनेजर की बात सुन चारों रूम नंबर 13 में आ जाते हैं। 2 सोफे और 2 बेड पर बैठकर कहते हैं, तुमने सुना है ना कि रूम नंबर 13 कितना हॉन्टेड रूम होता है, यहाँ नेगेटिव वाइब्स होती हैं,
कहीं हमें कुछ हो गया तो। हाँ मिहिर, मुझे तो इसी बात का डर लग रहा है। अरे तुम इतना परेशान मत हो, चिल करो यार, कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ सोचने वाली बात है कि रूम नंबर 13 अशुभ होता है या दुनिया के किसी भी होटल में नहीं होता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा एडवेंचर समझकर मजे कर लेना। हाँ साहिल ठीक कह रहा है, मैं भी एडवेंचर हूँ इस रूम में, इसीलिए कोई इस रूम में आने ही नहीं देता। तुम दोनों पागल हो गए हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चारों दोस्त आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से रूम की लाइट जलने बुझने लगती है। ये देखकर मिहिर और अंशिका डर जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से लाइट जल जाती है और दोनों कहते हैं, यार बोला था ना यहाँ मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। देख लिया ना, इस रूम में आते ही कैसी डरावनी चीजें हो रही है। रिलैक्स यार, क्या पता बल्ब खराब हो रहा हो या लाइट जा रही हो। चिल गाइस। अच्छा अंशिका, तू बैग उस तरफ रख दे, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर ईशा बाथरूम में जाती है। तभी वो अपने सामने खून से भरे टब को देखती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, बोलो। हाँ ईशा, बता ना क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही है। खून देखा मैंने उस टब में। अरे ईशा डर मत, अपनी आंखें खोल, देख कुछ भी नहीं है, पानी भरा हुआ है टब में, खून नहीं। लगता है तू थकान की वजह से इनकी बातों में आ रही है, रेस्ट कर, आजा। कुछ देर बाद चारों सो रहे होते हैं तो उनके कानों में अजीब अजीब सी आवाज आती है। तभी मिहिर की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि उसके सामने की दीवार पर जो हिरन टंगा है उसकी आंखें लाल लाइट की तरह चमक रही हैं। भूत भूत भूत, बचाओ, कोई बचाओ। उसकी आवाज सुनकर तीनों जाग जाते हैं। तभी चुड़ैल एकदम से मिहिर का पैर पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और दरवाजा बंद कर जाती है। तीनों दोस्त बाथरूम के दरवाजे पर खटखट करते हुए खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में उस दरवाजे से मिहिर की बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, साहिल, अंशिका, ईशा, मुझे बचा लो यार, ये मार डालेगी मुझे। यार मैंने बोला था ना, इस 13 रूम नंबर में नहीं आना चाहिए। देखा क्या हुआ, कहीं मिहिर को कुछ ना हो जाए। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। इतने में दरवाजा खुल जाता है, जहां तीनों अंदर जाकर देखते हैं कि मिहिर की बहुत बुरी तरीके से मौत हो चुकी है। जमीन पर सिर्फ खून ही खून बिखरा पड़ा था। इस हादसे के बाद तीनों दोस्त डर जाते हैं और वो रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इतने में उस रूम में जितने भी सामान, बेड, सोफा सब हवा में उछलने लगता है। ये देखकर तीनों में और खौफ बैठ जाता है और फिर ईशा रिसेप्शनिस्ट को कॉल करती है। प्लीज 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 हमारी मदद कीजिए, ये रूम बहुत हॉन्टेड है। इस रूम नंबर 13 में जरूर कुछ तो है जो अजीब अजीब हो रहा है। प्लीज हमें बचाइए। मैम आप ये क्या बातें कर रही हैं? हमारे होटल में तो 13 रूम नंबर का कोई रूम नहीं है। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपने ही तो हमारा सामान यहाँ रखवाया था। इतने में फोन कट जाता है और चुड़ैल उसके पास आकर कहती है, तुम तीनों इस रूम में आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से वापस जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम सबको एक एक करके मैं मार डालूंगी। फोन करना था ना तुझे, अब तू तो गई। नहीं नहीं प्लीज हमें छोड़ दो। ना ना ना, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरे शिकार हो तुम। कब से इंतजार कर रही थी मैं कि इस रूम में कोई आए, लेकिन बरसों बाद तुम आ ही गए। अब तो मार कर ही रहूंगी। ऐसा बोलते ही वो चुड़ैल ईशा और अंशिका को भी मार डालती है। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे तीनों दोस्तों को मार डाला। क्यों मार डाला? कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। पता है कब से भटक रही है मेरी आत्मा इस 13 रूम नंबर में? पूरे 2 साल से, क्योंकि इस होटल के ओनर ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और फिर मुझे मार डाला। उसी के बाद से मेरी आत्मा भटकने लग गई। जरूर पैसों के लालच में ही उस मैनेजर ने तुम चारों को यहाँ भेजो होगा। अब तू भी मरेगा। प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, जाने दो मुझे। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन मार दिया ना। साहिल इतना कहते कहते उस दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। भागते भागते मैनेजर की लाश से टकराकर गिर जाता है। तभी उसके सामने डरावनी रिसेप्शनिस्ट आती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसका कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह साहिल होटल से भागते भागते एक आदमी से टकराता है और कहता है, भूत है उस होटल में। साहब,
उस होटल में सारे मरे हुए लोग हैं। आप वहां क्यों गए? सालों से वो होटल बंद है क्योंकि वहां रूम नंबर 13 में चुड़ैल का साया है। ये बात सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेता है कि अब से वो किसी भी होटल में नहीं जाएगा। चुड़ैल की मैंगो मशीन। सीमापुर गांव में एक सुमन नाम की बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पास अक्सर छोटे बच्चे और बड़े लोग आम लेने आया करते थे। न जाने उसके आम में ऐसा क्या था कि शाम को उस बुढ़िया के पास दादी दादी करते हुए बच्चे आम खाने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन रिंकू और पिंकू सुमन के पास आते हैं और कहते हैं, दादी दादी, आज भी हमें आम खाने का बहुत मन कर रहा है, एक एक आम दो ना। हाँ हाँ दादी, आज भी एक आम दो ना, जो बड़ा सा हो और बहुत रसीला हो। आपके पास आकर आम खाना में बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, रुको रुको, मैं अभी आम लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो बुढ़िया अंदर से 2 आम निकाल कर लाती है और बच्चों को दे देती है, जिसके बाद बच्चे बड़े चाव से उस आम को खाते हैं। कैसा लगा बच्चों तुम्हें ये? और खाओगे आम? हाँ दादी, एक आम और दे दो। अरे सुमन आंटी, मुझे भी आम चाहिए। आपके आम में पता नहीं क्या जादू है, जिसे खाकर हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगता है। बाहर मार्केट में तो बहुत महंगे, लेकिन उसमें वो बात ही नहीं जो आपके आम में है। आप मुझे 1 किलो आम दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 किलो क्या 2 किलो आम ले जाओ। आम देने से मैं कोई मना थोड़ी करूँगी। जी आंटी। ये सुनकर वो बुढ़िया गीता को 1 किलो आम दे देती है, जिसके बाद वो आम लेकर चली जाती है। ऐसे ही कई लोग उस बुढ़िया पर बार बार आम खरीदने आते हैं। अगले दिन जमुना रोते हुए कहती है, अरे कोई तो मेरे पति को ढूंढ कर ला दो, पता नहीं वो कहाँ चले गए। जब से कल वो आम लेने गए हैं, मिल ही नहीं रहे। तुम परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा तुम्हारा पति, आ जाएगा। क्या पता उससे कुछ काम पड़ गया हो। नहीं नहीं, वो मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जाते। उसी शाम जमुना को उसका पति रास्ते में मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर उसकी सारी हिम्मत टूट जाती है। वहीं जो भी आम खा रहा था वो एक एक करके गायब हो रहा था। आखिर गांव के लोग आम खाकर क्यों गायब हो रहे थे? क्या उसके पीछे वो आम वाली बुढ़िया है? अगर हाँ तो पूरा सच जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक शाम रमेश उससे आम लेकर खा लेता है। आधी रात में वो उस आम से सम्मोहित होकर उसी बुढ़िया के पास चला जाता है और वो बुढ़िया उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम फिर से आम खाने आए हो क्या? ओहो, लगता है। अरे ये तो मेरे सम्मोहन में है। तो चलो आओ, आज मैं तुम्हारा टिकट ही काट दूं। बहुत फ्री के आम खा लिया तुमने। ये बोलकर सुमन एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और रमेश को जान से मार डालती है। बता, और खाएगा मेरे आम? तुमने धोखे से मुझे अपने आम खिलाकर सम्मोहन किया और मार डाला। क्यों? क्योंकि मुझे मारने में बहुत मजा आता है। रमेश इतना कहते ही दम तोड़ देता है। इस तरह चुड़ैल फिर से इंसानी रूप लेकर लोगों को अपने नशीले सम्मोहन आम देती है, जिसे खाकर लोगों को उस आम की लत हो चुकी थी। वो बार बार आम को खाने आते हैं। फिर एक दिन उन्हें वो मार देती है। गांव के लोगों को कानों कान पता नहीं चलता कि आखिर गांव के इतने लोग कहां गायब हो रहे हैं और कैसे मर रहे हैं। रात के समय जमुना उसके पास आती है और उससे कहती है, मुझे और आम खाने हैं, मुझे आम चाहिए। क्या बोली तू? तुझे आम चाहिए? वो आम तो मैं तुझे दे ही चुकी हूँ। अब तो तेरे मरने की बारी है। आखिर मेरा शिकार मेरे पास फिर से आ ही गया। ये बोलकर चुड़ैल जैसे ही जमुना को मारती है, तभी उसका बेटा पार्थ, जो कि भूत था, ये सब करता हुआ उसे देख लेता है और कहता है, माँ, ये सब क्या है? आपके पास शिकार कैसे आ गए? मुझे तो इस इलाके में शिकार बिल्कुल भी नहीं मिलते शिकार करने के लिए। मुझे शहर जाना पड़ा। ये तो तेरी माँ का कमाल है, जो शिकार मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। हाँ माँ, पर आप ऐसा क्या करती हो जिसकी वजह से शिकार आपके पास खुद आ रहे हैं? बेटा, तुझे तो पता ही है, आम के सीजन में लोग बिना हवा के रह सकते हैं, लेकिन बिना आम खाए नहीं रह सकते। तो बस इन्हें रसीले आमों से मैं इन्हें सम्मोहित कर लेती हूँ और ये मेरे पास खींचे चले आते हैं और फिर मैं इन्हें मार देती हूँ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, पर इतने सारे रसीले आम कहाँ से लाती हो?
उसके लिए तो मुझे बुढ़िया के गेटअप में बहुत सारे कच्चे आम लाने पड़ते हैं। फिर मेरे जादू से अगले ही दिन वो आम पक जाते हैं, जिन्हें खाकर लोग मदहोश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। पर आप आम पर इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं जादू से आम मशीन ले आता हूँ, उससे आप जितने चाहे उतने आम लोगों को खिलाकर उनका शिकार कर सकती हो। पता नहीं पहले मुझे ये ध्यान क्यों नहीं आया। सच बेटा? हाँ माँ, देखना अब हमारे आम की मशीन से हमारे शिकार करने का कितना बिजनेस चलेगा। इतना तो किसी और चुड़ैल और भूत ने नहीं किया होगा। वाह बेटा, आज मुझे अपने भूतिया बेटे पर बहुत गर्व हो रहा है। ये बोलकर वो भूत अपनी जादू से आम की मशीन ला देता है, जिसके बाद वो आम की मशीन चलाकर दिखाता है। अरे बेटा, पर इसमें से इतने सारे आम कैसे निकलेंगे? बस आप अपना एक रसीला आम इन मशीनों में डाल दो, फिर देखना। बेटे की बात सुनकर चुड़ैल उस मशीन में एक आम डाल देती है। फिर वो भूत मशीन का बटन ऑन कर देता है, जिसके बाद एक के बाद एक रसीले आम निकलते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह मेरे भूतिए बच्चे, तूने तो सच में कमाल कर दिया। अब तो हमारे पास इतने शिकार होंगे कि पूछो ही मत। हाँ माँ। अरे सुमन जी, और आम होंगे क्या? मेरी पड़ोसन और बीवी दोनों ही आपके आम की मांग कर रहे हैं। माँ, कोई दरवाजे पर आया है, जाइए और उसे फ्री में आम दे दीजिए। हाँ हाँ, जाती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल कमलेश को फ्री में आम दे देती है। तभी वो कहता है, अरे सुमन जी, आप पैसे क्यों नहीं ले रही? बस ऐसे ही, आज फ्री में ले जाओ, बल्कि अब से हर रोज फ्री में ले जाओ, जितना मन करे उतना ले जाओ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बोलकर वो बहुत सारे आम ले जाता है, जिसके बाद वो आम 2-3 लोगों को बांट देता है। वो लोग आम खाकर सम्मोहित हो जाते हैं और रात को चुड़ैल और उसके बेटे के पास पहुंच जाते हैं। उनके बाद वो दोनों उसे मार देते हैं। इसी तरह दोनों मैंगो मशीन से रोज आम निकालकर लोगों को जी भरकर आम देते हैं। तभी एक दिन लोगों को मारते हुए गांव का मुखिया देख लेता है। अरे बाप रे, इसका मतलब माँ बेटे के रूप में हमारे गांव में अब तक चुड़ैल और भूत रह रहे थे। इसका मतलब यही अभी तक लोगों को गायब करके मार रहे थे। ये बोलकर मुखिया अपने गांव के लोगों को उन दोनों के बारे में बता देता है और सभी लोग उसके घर के पास मशाल लेकर पहुंच जाते हैं। साथ ही तांत्रिक अपनी मंत्र से उसको बंदी बना देता है। अब तुम्हारा शिकार करके लोगों को मारने का खेल खत्म। एह तांत्रिक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदी बनाने की? छोड़ मुझे और छोड़ मेरे बेटे को। ए बुड्ढे, मरना चाहता है क्या? मरेगा तो तू। अब खड़े क्या हो? तुम सब मशाल लेकर जाओ, इसकी आम मशीन में आग लगा दो। मुखिया की बात सुनकर गांव के लोग उसकी आम मशीन और झोपड़ी में आग लगा देते हैं, जिसके बाद दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। फिर तांत्रिक भी उनकी आत्मा को कैद करके हमेशा के लिए चला। जानवरों के भूतिया दोस्त। अरे कहाँ गए? कोई भी नजर नहीं आ रहा। जल्दी से सबको बुलाओ, मैं सबके लिए भोजन लेकर आई हूँ। लगता है सभी जानवर सो गए हैं। एक काम करो, तुम सबको आवाज देकर बुलाओ। हाँ, रुको, मैं सबको आवाज देता हूँ। मेरी आवाज से सभी दौड़े चले आएंगे। इतना कहकर भूत जानवरों को आवाज लगाने लगता है। हा हो हैया हो, हा हो हैया हो, हा हो हैया हो, हा हो हैया हो, हा हो हैया हो। भूत की आवाज सुनते ही जंगल के सभी जानवर उठकर उन तीनों के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन सभी जानवरों को मांस, हड्डियां और खून देती है, जिसे सभी जानवर बहुत ही शौक से खाने लगते हैं। खाओ खाओ मेरे बच्चों, खाओ, पेट भर के खाओ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। सभी भूतिया जानवर अपना अपना खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक से जंगल के चारों तरफ एक हलचल सी मचती है और गांव के कुछ लोगों की आवाज भी आने लगती है। अरे भाई साहब, इसी जंगल में रहते हैं वे तीनों। आज उन तीनों को खत्म करना ही होगा, नहीं तो हमारे गांव का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सही कह रहे हो, आज तो उन तीनों को इस गांव से मुक्ति दिलानी ही होगी। लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, हमें ध्यान से ढूंढना होगा, कहीं हमारी आहट से वो भाग जाएं। वो तीनों रोज रोज हमारे गांव से लोगों को अगवा करते जा रहे हैं और उन्हें मारकर इस जंगल के जानवरों को खिला रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तीनों भूत और चुड़ैल हमारे गांव के हर एक आदमी को मार देंगे। गांव के लोग मिलकर दोनों भूत और चुड़ैल को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। उनकी आपस की बातें भूत और चुड़ैल तक पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये क्या? लगता है गांव के लोग हमें ही ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन गांव के लोग हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्हें हमसे क्या मिलेगा?
वो हमें मुक्ति दिलाने के लिए हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हमें मुक्ति मिल गई तो हम अपने प्यारे जानवरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। लेकिन हम लोग कहाँ भागे? हमारे पास तो भागने के लिए कोई जगह भी नहीं है। एक काम करते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। इन गांव वालों को फिर हम लोग दिखाई भी नहीं देंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे भूतिया जानवरों का क्या होगा? अगर गांव वालों ने इन्हें पकड़ लिया तो वो उन्हें भी यहाँ से मुक्त करा देंगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी भूत एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और जंगल के आसपास देखने लगता है, जिसके बाद उसे पास ही में एक गुफा दिखाई देती है। जिसके बाद वो नीचे उतर कर आता है और अपने भूत और चुड़ैल दोस्त से कहता है, मैंने अभी अभी एक गुफा देखी है। एक काम करो, सभी जानवरों को उस गुफा के अंदर ले चलो, वहाँ पर सभी सुरक्षित रहेंगे। भूत की बात मानकर वो तीनों जानवरों को उस गुफा में ले जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों जानवरों को गुफा के अंदर भेजने के बाद खुद पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग उन तीनों को ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक आदमी कहता है, अरे हो ना हो ये दोनों भूत और चुड़ैल इस गुफा के अंदर ही होंगे। एक काम करते हैं, मशाल जलाकर इस गुफा के अंदर ही आग लगा देते हैं। उन तीनों को मुक्ति मिल जाएगी और वो हमारे गांव का पीछा छोड़ देंगे। अरे ये क्या? ये गांव वाले तो गुफा को ही आग लगाने की सोच रहे हैं। बेचारे हमारे सभी जानवर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। लगता है कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब हम लोग क्या करें? भूत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल जलाकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे ओ भूत और चुड़ैल, अरे अंदर क्यों छुपे हो? डरपोक कहीं के, हिम्मत है तो बाहर आओ, आज तो हम तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे कौन से बिल में छुपे हैं ये तीनों? चाहे किसी भी बिल में छिपे हों, हम उन्हें आज नहीं छोड़ेंगे। तो इंतजार किस बात का है भाई लोगों? जल्दी से अपनी अपनी मशालें गुफा के अंदर फेंक दो, उन तीनों को मुक्ति मिल जाएगी। गांव के सभी लोग अपने हाथों की मशाल उठाकर गुफा में फेंकने वाले होते हैं। इतने में वो तीनों भूत और चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ऐसा अनर्थ मत करो हमारे साथ। इन जानवरों के अलावा हमारा है ही कौन जो हमें समझे? यही हमारा परिवार है। देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे प्यारे जानवरों को छोड़ दो। हम लोगों को अकेला छोड़ दो। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम सभी लोग हमारे पीछे पड़े हो? तुम लोगों की वजह से गांव में धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। तुम लोग हमारे गांव के लोगों को मारते हो और उन्हें खा जाते हो। अरे भाई, मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ 2 भूत और चुड़ैल का साया है, लेकिन इस जंगल में तो ये जानवर भी इन तीनों के साथ मिले हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम तीनों इन जानवरों को इतना क्यों बचा रहे हो? अरे तुम तीनों तो मर चुके हो। अभी तक तो तुम्हें यहाँ से मुक्त होकर चले जाना चाहिए था। गाँव वालों, तुम लोग तो जानते ही हो कि हम तीनों बचपन से ही अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। उस समय इन जानवरों ने ही हमारा साथ दिया। इन जंगल के जानवरों के साथ रह रहकर हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? उस तूफान ने उस दिन हमारे साथ साथ हमारे सभी जानवरों की भी जान ले ली थी, लेकिन मरने के बाद भी हम में से किसी को भी शांति नहीं मिली, क्योंकि हम सब एक दूसरे का परिवार है। हम सब अनाथ हैं और इसलिए हम लोग कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। देखो गाँव वालों, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, हमें अकेला छोड़ दो, नहीं तो मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ेगा जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखो, तुम तीनों के साथ और तुम्हारे पालतू जानवरों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मरने के बाद भी इन जंगलों में भटकते रहो और ऊपर से तुम हमें धमकी भी दे रहे हो। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर चले जाओ। तुम लोगों को हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती? हम लोग यहाँ से मुक्त नहीं होना चाहते। अगर तुमने अब हमारी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब तो हमें तुम लोगों को यहाँ से मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। इतना कहकर वो गांव वालों के साथ मिलकर उन तीनों भूत और चुड़ैल के ऊपर जलती हुई मशाल डालने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से गुफा के सभी भूतिया जानवर बाहर निकल आते हैं और गांव वालों के ऊपर हमला बोल देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से, ये तो भूतिया जानवर हैं, हमें बहुत ही बेरहमी से मार देंगे।
अरे दुर्योधन के बच्चे, तूने तो कहा था कि सिर्फ 2 भूत और 1 चुड़ैल है। यहाँ तो इन तीनों के साथ साथ भूतिया जानवर भी है। अब तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अरे अरे, लड़ाई बाद में कर लेना, लेकिन पहले यहाँ से भागो, वरना ये सब हम सबको बहुत बेरहमी से मार देंगे। गांव के सभी लोग भूतिया जानवर और तीनों भूत और चुड़ैल से डर के भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से कबीर जलती हुई मशाल उन सभी के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक जानवर और वो तीनों भूत और चुड़ैल आग की चपेट में जलने लगते हैं। अरे ये तुम लोगों ने क्या किया? आगे जिस बात का डर था तुमने वही किया। तुमने हम सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब हम सभी अगला जन्म लेकर दोबारा से इस पृथ्वी पर आएंगे। दोस्तों, तुम सभी के साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा और हमारे प्यारे जानवरों ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ जन्म लेने के बाद तुम सभी से जरूर मिलूं। देखते ही देखते दोनों भूत और चुड़ैल के साथ साथ भूतिया जानवरों को भी मुक्ति मिल जाती है और वो सभी वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर चले जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।